हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के अपने इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स पे जाने से पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। ठीक, तो आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक ये होने वाला है। और इससे पहले जितने भी लेक्चर्स थे उसमें आप लोगों ने क्या देखा कि गैल्वेनिक सेल्स क्या होते हैं। ठीक, चैप्टर के शुरुआत में हम लोगों ने बात की थी कि हम इस चैप्टर में 3 तरीके की चीज़ें पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज़ गैल्वेनिक सेल, देन इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड द थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो पहला हमने पढ़ लिया गैल्वेनिक सेल्स क्या होते हैं, कैसे फंक्शनिंग होती है, किस एक गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या क्या होता है कि इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक, सेल के अंदर जो रिएक्शन होती है वो एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है। वो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन कुछ एनर्जी रिलीज़ करती है। उसी एनर्जी रिलीज़ को हमने कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो एक सेल बनता है हमारे पास, उसकी कितनी वोल्टेज होगी, कितना उसका सेल पोटेंशियल होगा, ताकि उस सेल की एफिशिएंसी पता चले। और क्या पढ़ा हमने कि कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी। ठीक, फंक्शनिंग सेल की कैसे होगी, नर्स इक्वेशन, ये बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी। ठीक, लेकिन वो सब कुछ था गैल्वेनिक सेल के बारे में। लेकिन अभी आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जब आपने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था तब आपने कुछ ऐसे पढ़ा था कि एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है। वो रिएक्शन कुछ केमिकल एनर्जी रिलीज करती है, उसी को आपने कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये था आपका गैल्वेनिक सेल्स के अंदर। और वहीं पे मैंने आपको थोड़ा बताया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर कि क्या होता है। एक नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक, और इसी नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन को हम चाहते हैं कि ये हो। ठीक है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब ये अपने आप से नहीं हो रही है। और इसी रिएक्शन को करवाने के लिए हम कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इनपुट सप्लाई करते हैं। ठीक है, ताकि उससे हमें कुछ केमिकल एनर्जी मिले। और ये जो रिएक्शन होगी वो कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से होगी। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी के अंदर, जो कि हमने चैप्टर स्टार्ट करते टाइम थोड़ा डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर एक नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है जिसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से हमने कराना है। और वहाँ पर हमें एक रिएक्शन, फिजिबल रिएक्शन मिलेगी। ठीक है, कुछ एनर्जी की इनपुट से हमें एक फिजिबल रिएक्शन मिलेगी। ठीक, तो ये तो बेसिक आइडिया है कि आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में पढ़ना क्या है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जाते हो तो आप एक टर्म सुनोगे, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रो लगा लो आप, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और लाइसिस, ये जो वर्ड है लाइसिस, इसका मतलब किसी का लाइसिस करना है, मतलब तोड़ना। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से कुछ केमिकल कंपाउंड्स को तोड़ोगे, वो आप इलेक्ट्रोलाइसिस बोलोगे। ठीक है, कि आपने इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कुछ केमिकल कंपाउंड्स का लाइसिस किया है, उनको ब्रेक किया है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ऐसे पढ़ा होगा ना आपने, H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें क्या मिलता है, H2+O2। ठीक है, ये पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस है, इसमें हमने वाटर को ब्रेक किया इसके 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली यही होता है कि हम किसी सब्सटेंस को कुछ एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। ठीक है, और उसको हमने उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में तोड़ दिया, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये था हमारा ब्रीफ इस टॉपिक के बारे में, इंट्रोडक्शन कि क्या है ये। ठीक, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होते क्या हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस होता कैसे है। ठीक, तो जैसे गैल्वेनिक सेल्स थे उसी तरीके से कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स भी होंगे। उनके अंदर क्या रिएक्शन होगी, कैथोड एनोड क्या होंगे, कैसे होंगे, क्या उन पे चार्ज होगा। ठीक है, तो अभी उस सब बारे में देखते हैं। ये था जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बनाएंगे कैसे।
कैसे बनाने वाले हैं, देखो एक कंटेनर लेंगे, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स डालें, ठीक है। ये एक नॉन कंडक्टिंग कंटेनर है, ठीक है। इसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। इसके अंदर जो इसका एनोड होगा उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और जो इसका कैथोड होगा उसको हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ठीक, तो ये जो हम होगा हमारा एनोड, उसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, इसको डिस्चार्ज होगा नेगेटिव नेगेटिव। यस, वन मोर थिंग, देखो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हमने कोई रिएक्शन करानी है तो इस सेल के अंदर ऑलरेडी हम बैटरी कनेक्ट करके चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई इस बैटरी से जाएगी और ये जो हमारे इलेक्ट्रोड्स है उनको हम बैटरी से ही कनेक्ट करने वाले हैं। ये बैटरी यहाँ पे है, बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल को हम एनोड से कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको बोल देंगे एनोड, इसको बोल देंगे कैथोड। कैथोड एनोड की डेफिनेशन वही रहने वाली है, एनोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, कैथोड एट विच रिडक्शन टेक प्लेस, ठीक है। अब इसके अंदर हमने डाला एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, ठीक, कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, ठीक, आप लगा लो, ठीक। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ये देख के डाला जाएगा कि हमें क्या रिएक्शन करवानी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। तो इस तरीके का होता है बेसिक सेटअप आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, ठीक है, कि भाई एक एनोड होता है, कैथोड होता है, एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है इसलिए वो अभी यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल हो गया है, कैथोड को एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज हो गया है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, ठीक। ये है आपका एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एक डेमो कि कैसा होता है, इस तरीके से होता है, ठीक। अब बात आती है कि अब मैंने बोल दिया कि एनोड पॉजिटिवली चार्ज हो गया, कैथोड नेगेटिवली चार्ज हो गया, सिर्फ चार्जेस बदले हैं, ठीक है, इनके होने वाली रिएक्शंस नहीं बदली है, कैथोड पे रिडक्शन ही होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होगा, कैसे होगा हम वो भी देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हमने ये ले लिया। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर आपने पढ़ना क्या है, जैसे गैल्वेनिक सेल्स के अंदर हमने क्या पढ़ा, मतलब क्या क्या पढ़ा कि एक सेल है उसका सेल पोटेंशियल क्या होगा क्योंकि वो कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन करनी है हमने जो खुद से फिजिबल नहीं है, इसलिए हम कुछ एनर्जी की सप्लाई देंगे और उस रिएक्शन को करवाएंगे, ठीक है। तो इस सेल के अंदर स्पेसिफिकली एनोड और कैथोड के ऊपर कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी, सबसे पहले हमने ये पढ़नी है। गैल्वेनिक सेल्स के अंदर भी हमने पढ़ा था कि कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है। उसके बाद गैल्वेनिक सेल्स के अंदर हमने पढ़ा कि जो ओवरऑल सेल रिएक्शन है वो क्या है, इसके अंदर भी हम पढ़ेंगे कि ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या है, ठीक है। और फिर गैल्वेनिक सेल के अंदर हमने पढ़ा कि सेल का पोटेंशियल कितना है, ठीक है। इसके अंदर अब चीजें अलग हो जाएंगी। अब देखो पहले तो हमने ये देखना है कि किस इलेक्ट्रोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, सोल्यूशन के अंदर क्या क्या चेंजेस आए वो रिएक्शन होने के बाद, ठीक। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये देखेंगे कि हम बोल रहे हैं कि कैथोड पे कोई रिएक्शन हुई, एनोड पे कोई रिएक्शन हुई, वो किस एक्सटेंट तक हुई, ठीक है। कुछ तो अमाउंट होगा ना कि इतनी रिएक्शन हुई या इतनी नई रिएक्शन हुई। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की स्टडी करते हैं तो 2 तरीके से करते हैं, ठीक है। एक तो होता है क्वालिटेटिवली, ठीक है, एक होता है क्वांटिटेटिवली, ठीक है। क्वालिटेटिवली मतलब किस इलेक्ट्रोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, क्वांटिटेटिवली मतलब जो रिएक्शन हुई है उसका अमाउंट कितना है, कितना रिएक्टेंट बना है, कितना प्रोडक्ट बना है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई है, ठीक है। तो ये सब, और इन दोनों को स्टडी करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि कैथोड एनोड पे क्या रिएक्शन हुई है, कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई है, इलेक्ट्रोलाइट कितना बदला है, किस स्टेट में अवेलेबल है, ठीक है।
तो ये सब कुछ स्टडी करने से पहले आपको कुछ फैक्टर्स आपके अफेक्ट करेंगे आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की रिएक्शन को। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर अगर कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, हमें सबसे पहले यही पढ़ना पड़ेगा। देखो ये सब चीज़ें हमने पढ़नी है, लेकिन उससे पहले हमें देखना होगा ना कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको अफेक्ट करती है। सबसे पहली चीज़ क्या अफेक्ट करने वाली है सेल की रिएक्शन, सेल के अंदर क्या रिएक्शन हो वो यही होगी ना, ठीक है। तो अब हमारी हेडिंग क्या होगी कि द फैक्टर्स अफेक्टिंग for electrolysis। इसके अंदर कोई सब्सटेंस दिया हुआ है, उसका अगर इलेक्ट्रोलिसिस हो, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या रिएक्शन हो, एनोड पे क्या हो, कैथोड पे क्या हो, उसके वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करने ज़रूरी होते हैं, जो हमें पता हो तभी हम बता पाएंगे कि रिएक्शन क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमें यही पता होना चाहिए कि ये जो हमने सोल्यूशन लिया है इलेक्ट्रोलाइट का, वो किस मेटल का या किस तरीके का इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, अब जैसे आपने वो इलेक्ट्रोलाइट लिया है और वो इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट करेगा या तो वो मोल्टन स्टेट में है या एक्वस स्टेट में है। तो ये जो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया है इसकी आपको स्टेट भी बतानी पड़ेगी, ठीक है। स्पेसिफिकली दो ही होती है, या तो मोल्टन होती है या एक्वस होती है, ठीक है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्या है। अगर हमको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है तो उसकी स्टेट क्या है, मोल्टन है या एक्वस है, इन दोनों में से एक होगी, ठीक है। ये हो गई एक बात। दूसरी चीज, अगर आपने इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, उसकी स्टेट का भी पता चल गया आपको, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन क्या है, मोल्टन है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो नेक्स्ट चीज हमें क्या पता करनी पड़ेगी कि ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक आपने सोल्यूशन लिया है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, तो ठीक है। तो नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। दूसरा फैक्टर ये हो गया। तीसरी चीज ये भी होगी कि आपने जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड लिए हैं, कैथोड और एनोड आपने लिए हैं, अभी मैंने कुछ मेंशन नहीं किया ये किस मेटल के है, बस मैंने बताया कि दो मेटल रोड्स होंगी, एक कैथोड होगा एक एनोड होगा, ठीक है। तो ये भी मैटर करेगा कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या रिएक्शन हो, वो इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि कैथोड किससे बना हुआ है और एनोड किससे बना हुआ है, ठीक है। तो तीसरी चीज क्या हो जाएगी हमारी, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज्ड। तो ये तीन चीजें ऐसी हैं जो हमें बताएगी कि हमारे इस सेल के अंदर क्या क्या रिएक्शन होने वाली है, कैसी कैसी रिएक्शन होने वाली है, ठीक। अगर आपके सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बदल दिया जाए तो भी चीजें बदल जाएगी, उस इलेक्ट्रोलाइट की स्टेट बदल दी जाए, मोल्टन हो जाए या एक्वस हो जाए तो भी रिएक्शन बदल जाएगी। हमको ये सब आगे स्टडी करना है, इसीलिए यहाँ पे बताया हुआ है पहले ही कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन को होने ना होने पे डिपेंड करते हैं। इस इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन के अंदर या इस इलेक्ट्रोलाइट सेल के अंदर इन सारे फैक्टर्स में से अगर एक भी चीज बदल जाएगी तो रिएक्शन अफेक्ट होगी। रिएक्शन एनोड पे क्या होगी या कैथोड पे क्या होगी, या इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जो है जो हमारा अंदर उसके अंदर क्या चेंजेस आए, ये सब चीजें बदल जाएंगी, ठीक है। तो इन सब के बिहाफ पे हमने अपने आगे स्टडी करनी है कि हमारे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। तो ये था अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि इसको हमने कैसे पढ़ना है, ठीक है। पहले हम इसको क्वालिटेटिवली पढ़ेंगे, पहले हम यही पता करेंगे कि इस सेल के अंदर कहाँ कैसे कौन सी रिएक्शन हो रही है, ठीक है। इस एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, ये कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, ये एनोड किस किस मेटल का होगा, कैथोड कैसा होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन मोल्टन होगा एक्वस होगा, कौन सी रिएक्शन होगी नहीं होगी, ठीक है। वो सब हम पता करेंगे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में। जब हमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पता चल जाएंगे, हमें पता
पता चल जाएगा कि कौन सी रिएक्शन कौन से इलेक्ट्रोड पे हो रही है, तब जाके हम जाएंगे क्वांटिटेटिव में कि कितनी क्वांटिटी में हुई है, कितनी क्वांटिटी में कौन सी रिएक्शन हुई है, कौन सा प्रोडक्ट बना है, कितना कम है, कितना ज्यादा है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है। ठीक है, तो ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को अफेक्ट करने वाले हैं। ये सारे फैक्टर्स मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से अफेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन्हीं फैक्टर्स के बारे में कि ये फैक्टर्स जब बदलते हैं, हम एक एक सेल लेंगे कि अगर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बदल गया तो हमारी रिएक्शन कैसे अफेक्ट हुई, उसकी स्टेट बदल गई तो रिएक्शन कैसे अफेक्ट हुई, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की चेंज हो गई तो रिएक्शन कैसे अफेक्ट हुई, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड चेंज हो गए तो रिएक्शन कैसे अफेक्ट हुई। ठीक है, तो ये सब हम एक एक केस कंसीडर करके हम देखेंगे कि क्वालिटेटिवली रिएक्शन कैसी कैसी हो रही है, कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, ये सब कुछ करने से पहले हमने एक फैक्ट दिमाग में लेके चलना है कि हम जब भी रिएक्शन लिखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस की, हम पहले एनोड हाफ सेल की रिएक्शन को मेंशन करेंगे। देखो, दिस इज वेरी सेम लाइक गैल्वेनिक सेल्स की हम कैथोड हाफ रिएक्शन लिखती थे कि कैथोड पे क्या रिएक्शन हुई, एनोड पे क्या रिएक्शन हुई। यहाँ पे जब हम शुरुआत करेंगे तो कुछ ऐसे करेंगे कि जो एनोड हाफ सेल है, ठीक है, आई विल राइट फर्स्ट ठीक है, एनोड हाफ सेल की जो भी रिएक्शन होगी हम उसी को पहले लिखेंगे, बाद में कैथोड की लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद अब हम आते हैं अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के ऊपर कि हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कैसे काम करते हैं। ठीक, तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे आने से पहले मैंने आपको बताया कि कुछ सारे फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स मैंने 4 या 5 आपको बताया कि इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हमारे कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी। ठीक, अगर हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं और ये, ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये सोल्यूशन है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारा जो हमारी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है किस किस बात पे डिपेंड करते हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रोड्स पे क्या रिएक्शन होगी, वो किन किन बातों पे डिपेंड करते हैं। वो करते हैं कि जो हमने ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है ये सबसे पहले एक्वस स्टेट में है या मोल्टन स्टेट में है। ठीक है, तो हम ऐसे केस स्टडीज पढ़ते हैं कि चलो ठीक है, हमने कोई सॉल्यूशन लिया जो कि मोल्टन स्टेट में है। ठीक है, तो सबसे अपना पहला केस देखते हैं, व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज इन molten state। ठीक है, और अपना एग्जाम्पल लेके चल लेते हैं कि ये एक NaCl का molten सॉल्यूशन है। ठीक है, और अगर हमने NaCl का molten सॉल्यूशन लिया, बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है, और ये जो 2 इलेक्ट्रोड्स हमने लिए इनको हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया है, दोनों के दोनों इनर्ट है। ठीक है, इनर्ट हमने क्यों लिए हैं, एक्टिव क्यों नहीं लिए, इस पे भी हम आएंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल अब अभी मान के चलो कि हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड्स लिए हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड्स खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे रिएक्शन के अंदर, इनके ऊपर रिएक्शन होगी। ठीक, इनर्ट और एक्टिव इलेक्ट्रोड को भी अच्छे से बताएंगे जब उसका केस आएगा। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या लिया, इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लिया। अगर आपको कुछ भी नहीं दिया जाता है, बस ऐसे बोल दिया जाए NaCl का मोल्टन सोल्यूशन दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसके अंदर NaCl का मोल्टन सोल्यूशन दिया हुआ है, तो दिस इज अंडरस्टूड देन कि ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये इनर्ट है दोनों के दोनों। ठीक है, कुछ मेंशन नहीं है तो, और अगर मेंशन किया हुआ है कि ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो वो केस स्टडी हम पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस हमारा क्या हो गया कि हमने एक मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लिया है। ठीक है, अब ये जो NaCl है मोल्टन, ठीक है, ये NaCl क्योंकि NaCl आयनिक है तो ये Na+ और Cl- की फॉर्म में रहता है सोल्यूशन के अंदर, आयनिक सॉल्ट है ये। ठीक है, और अगर ये रहता है इस फॉर्म में तो कैथोड और एनोड पे क्या रिएक्शन होगी। सबसे पहले हम थोड़ा ऐसे लिखते हैं, लेफ्ट साइड अपना एनोड रख लेते हैं, राइट साइड अपना कैथोड रख लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि दोनों में कहाँ कहाँ क्या क्या चेंज हो रहे हैं। ठीक है, देखो एनोड पे ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन ही होगा।
ठीक, तो पहली चीज लिख देते हैं, एनोड इज द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, जस्ट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये सब ऐसे कंपैरिजन लेके चल रही हूँ। कैथोड पे रिडक्शन ही होगा, ये तो सेम है। ठीक है, उसके बाद जो एनोड है यहाँ पे हमारा, एनोड क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो जो हमारा कैथोड है वो क्या है यहाँ पे? नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, इतनी तो स्टोरी हमारी क्लियर थी। अब क्योंकि हमारा एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, तो ये कौन से आयंस को, सोल्यूशन के अंदर तो ये दो आयंस प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो सोल्यूशन में से कौन से आयन को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिवली चार्ज को। ठीक है, तो जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है वो कैसे आयंस को अट्रैक्ट करेगा? इट विल अट्रैक्ट नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। ठीक है, और ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अब क्या हुआ, ये एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है, ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है, ठीक है, इसके ऊपर कौन सा आयन आएगा? क्लोरीन माइनस, और इसके ऊपर कौन सा आयन जाएगा? सोडियम प्लस। ठीक है, अब इसके ऊपर आ गया क्लोरीन माइनस, और इस पे रिएक्शन कौन सी होनी है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? क्लोरीन माइनस क्लोरीन में बदल गया, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। ये अब इसकी रिएक्शन लिखी है मैंने। ठीक है, ये एनोड की रिएक्शन हो गई। ठीक है, और यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी? जो सोडियम प्लस था, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, और इस पे गया भी सोडियम ही है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को लेगा और सोडियम मेटल बना लेगा। ठीक है, तो ये जो दो रिएक्शन हुई, ये क्या है? प्राइमरी है। ठीक, क्यों है प्राइमरी? देखो, क्लोराइड आयन एनोड पे जाके सिंपली क्लोरीन बना लेता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, पर ये क्लोरीन स्टेबल तो नहीं है। ठीक है, ये क्या करेगा? क्लोरीन तो डायटोमिक फॉर्म में स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये दूसरे क्लोरीन एटम से इंटरेक्ट करेगा और Cl2 गैस बना लेगा। ठीक है, सोडियम तो ऐसे भी स्टेबल है, तो ये अगर 2 है और इस इक्वेशन को इसके अकॉर्डिंग बैलेंस करें तो पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और अगर एक रिएक्शन के होने में यहाँ पे 2 क्लोराइड आयन जा रहे हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक कंप्लीट रिएक्शन होने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन हुई, ये हमारी एनोड पे हुई, ये हमारी कैथोड पे हुई। ठीक है, क्लियर कि कौन सी इलेक्ट्रोड पे कौन सी रिएक्शन हुई। ठीक, अब जब हमारे पास ये रिएक्शन हुई, ये एनोड हाफ रिएक्शन है, ये कैथोड हाफ रिएक्शन है, अगर हम इनकी ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो हमारी ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? हमने अपनी अब ओवरऑल रिएक्शन बतानी है कि हमारे इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एनोड पे ये रिएक्शन हो गई, कैथोड पे ये रिएक्शन हो गई, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ऑब्वियसली ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगी? 2Na plus 2 chloride ions gives ठीक है, हमारे एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस लिबरेट होगी। ठीक है, हमारे कैथोड के ऊपर सोडियम मेटल मिलेंगे। समझ में आया? ये एक रिएक्शन थी। क्या थी ये? बेसिकली ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। ठीक, ये पूरा प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl मॉल्टन।
ठीक है, NaCl का एक मॉल्टन सॉल्ट लिया हमने, 2 इनर्ट इलेक्ट्रोड्स लगाए, बैटरी से सप्लाई की, ठीक है, और ये रिएक्शन हुई, ओवरऑल ये रिएक्शन हुई, ठीक है। क्या हुआ कि NaCl ब्रेक कर गया अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, ठीक है, सोडियम बना दिया और क्लोरीन बना दिया, इन्हीं से मिलकर ये बना था, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस किया NaCl का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रही है वो 2 मोल्स की हो रही है, ठीक है। तो हम बात करें नेट रिएक्शन के बारे में, कोई हमसे पूछे कि अगर हम 1 मोल NaCl लें, ठीक है, तो कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे। लिखते हैं, इसको भी लिखते हैं। पहले हम एनोड और कैथोड की रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं ताकि मैं इसको हटाऊं, और अब रिएक्शन के बारे में बात करें कि कैथोड पे क्या हुआ, एनोड पे क्या हुआ, सॉल्यूशन के अंदर क्या हुआ, ठीक है। तो इतना सब कुछ क्लियर था। अब ये था सेल के बारे में, सेल की फंक्शनिंग में, ठीक है। अब जब सेल हो गया तो अब हम फोकस करते हैं कि रिएक्शन क्या है, इस इलेक्ट्रोलिसिस को हम कैसे बताएंगे, कितने मोल्स ऑफ NaCl, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सब बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो जो अब इसको मैं हटा दे रही हूँ ताकि हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl पे थोड़ा फोकस करें। देखो, और ये केस है, अब ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ मोल्टन NaCl का, और सबसे फर्स्ट केस है ये। इसके बाद हम आगे भी केस पढ़ेंगे कि हम अगर एक्वस सोल्यूशन लेंगे तो क्या होगा, पर फिलहाल ये अभी इतना है, इसको मैं हटा रही हूँ ताकि मैं इलेक्ट्रोलिसिस पे बात कर पाऊँ। देखो, अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें और अब हम ये बताएं कि ये जो रिएक्शन हुई है, ठीक है, इस नेट रिएक्शन को होने के लिए, इस नेट रिएक्शन को होने के लिए कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। अगर मैं कैथोड हाफ और एनोड हाफ रिएक्शन लिखूं, देखो तो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl हुआ है, ठीक है, दैट टू इवन मोल्टन, ठीक है। हमने मोल्टन NaCl लिया और उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो क्या क्या हुआ, कैथोड पे वही आपका सोडियम मेटल बना रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, सेकेंडरी चेंजेस ये हो जाएंगे, ठीक है, इसीलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। जो एक ओवरऑल रिएक्शन हो रही है, जब ओवरऑल जब एनोड पे Cl2 गैस रिलीज होगी तब क्या होगा, 2 मोल्स, देखो अगर एनोड पे हमने ये देखना है कि Cl2 गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, तो कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे? 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन ऐसे है, मैं इसको यहीं पे लिख देती हूँ। अब देखो, अब इस इलेक्ट्रोलिसिस पे कमेंट्स करते हैं। एनोड, कैथोड और ओवरऑल रिएक्शन हमको पता चल गई कि ये सब हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि अगर अब कोई आपसे पूछे कि एनोड पे 1 मोल Cl2 गैस बनाने के लिए कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए? देखो 1 मोल ऑफ Cl2 बन रहा है और उसके लिए आपको 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, ठीक है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ Cl2 के लिए वी नीड 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। एक बात ये, ठीक, अगर हमें चाहिए कि हम 1 मोल ऑफ NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करें, देखो ये पूरा 2 मोल का हो रहा है, ठीक है। अगर 1 मोल ऑफ NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस होगा टेक्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली, ठीक है। और अब हम कैथोड की बात करें, कैथोड पे क्या हो रहा है, 2 मोल ऑफ
is produced by 2 moles of electron। ठीक है, रिएक्शन में लिखा तो है सब कुछ, लेकिन वर्बली इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल Cl2 गैस बनाने के लिए एनोड पे हमें 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, अगर सिर्फ 1 मोल ऑफ NaCl हमको कंज्यूम करना है, 1 मोल ऑफ NaCl का हमने इलेक्ट्रोलिसिस करना है, तो सिर्फ 1 ही मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें। ठीक है, और अगर हम कैथोड पे रिएक्शन देखेंगे, ठीक है, तो कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, 2 मोल्स ऑफ सोडियम मेटल प्रोड्यूस की जा रही है 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, अब देखो सोल्यूशन के अंदर क्या था, जब इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट किया तब सोडियम की कंसंट्रेशन क्लोरीन माइनस के इक्वल थी। ठीक है, और रिएक्शन के अंदर आप देख रहे हो दोनों की स्टोइचियोमेट्री इक्वल है, मतलब रिएक्शन के हर टाइम के पे सोडियम और क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन सेम रहने वाली है। ठीक है, तो ये सब था कि आपके एनोड पे क्या हुआ, कैथोड पे क्या हुआ, सोल्यूशन के अंदर क्या चेंजेस आए। ठीक है, और किस किस स्टोइचियोमेट्री में क्या रिएक्शन होती है। ठीक, 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब हमने इसी के अंदर एक सोल्यूशन ले लिया, कोई भी अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, सपोज हमने PbBr2 ले लिया। ठीक, कि अगर हमारे पास PbBr2 का मॉल्टन सॉल्यूशन है, ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होगा। ठीक, अब देखो किसका हो गया ये मॉल्टन। ठीक, अब देखो जो PbBr2 है वही आयनिक कंपाउंड है, अपने आयंस में टूटेगा। ठीक है, Pb2 प्लस ऐसे ही ब्रेक करेगा ये। ठीक है, ये अपने मॉल्टन सॉल्यूशन के अंदर अपने आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और क्या क्या होंगे वो आयंस, वो ये होंगे। अब हम देखते हैं कि कैथोड एनोड पे सेम स्टोरी चलेगी। कैथोड हमारा नेगेटिवली चार्ज है, कैथोड पे रिडक्शन ही होगा। ठीक है, एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होगा, क्योंकि हमारा एनोड पॉजिटिवली चार्ज है। तो सोल्यूशन के अंदर Pb2+ है और Br-। अब सोल्यूशन के अंदर आयंस चेंज कर दिए ना हमने, PbBr2 ले लिया, तो ऑब्वियसली एनोड हमारा नेगेटिवली चार्ज है तो Br इसी पे जाएगा, ब्रोमाइड आयन। और अगर ब्रोमाइड आयन उस पे जाएगा तो हमारी एनोड की रिएक्शन क्या होने वाली है। ठीक है, एनोड पे ब्रोमीन सबसे पहले क्या करेगा, ब्रोमाइड आयन ब्रोमीन में कन्वर्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। पर क्योंकि ब्रोमीन अपनी डायटोमिक स्टेट में स्टेबल होता है, तो वही ये Br2 गैस बनेगी। ठीक है, तो एनोड पे एक बात तो हमें पता चल गई कि क्या रिएक्शन होने वाली है, ये रिएक्शन होने वाली है। कौन सी गैस, कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है, ब्रोमीन गैस एज ए प्रोडक्ट हमें मिलने वाली है। ठीक है, दूसरा अब हम आते हैं कि कैथोड पे क्या रिएक्शन होने वाली है। देखो कैथोड पे क्या है, Pb2+ है। ठीक, इसका रिडक्शन होना है, यही जाएगा उस पर, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा, Pb मेटल सॉलिड। कैथोड की ये रिएक्शन हो गई। ठीक, और अब हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो क्या होगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, 2Br नेगेटिव प्लस Pb2 पॉजिटिव, क्या दे रहे हैं आपको, Br2 गैस प्लस Pb मेटल सॉलिड, यही दे रहे हैं आपको। ठीक, एनोड पे आपको क्या मिल रहा है, ब्रोमीन गैस मिल रही है, कैथोड पे आपको क्या मिला, Pb मेटल मिला। ठीक है, क्लियर इतना। अब देखो ये क्या था, PbBr2 का इलेक्ट्रोलिसिस था। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हमने इस आयनिक कंपाउंड को ब्रेक कर दिया। किस में ब्रेक किया, Pb के अंदर और Br2 के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं कि इस रिएक्शन की हम बताएंगे कैसे। देखो जब हमारे पास पहली चीज 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या देखो 1 मोल ऑफ PbBr2
गिव्स, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होगा, 1 मोल ऑफ Br2 गैस, कहां पे, एट एनोड, दूसरा 1 मोल ऑफ Pb मेटल एट कैथोड। ठीक है, सिंपल था। अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं की यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे ये पूरी जो रिएक्शंस हुई कि 1 मोल BbR2 कंज्यूम हो गया, 1 मोल हमारे पास Br2 गैस आ गई, 1 मोल हमारे पास Pb मेटल आ गया, तो इस सब में इलेक्ट्रॉन्स कितने लगे, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स used are 2 moles, isn't it? 2 मोल ही लिखा है, 2 मोल ही लिखा है, ठीक है। तो 1 मोल PbBr2 के इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए आपको 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। और 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपके एनोड पे 1 मोल Br2 गैस मिलेगी आपको, और 1 ही मोल आपको अपना Pb मेटल मिलेगा कैथोड के ऊपर, ठीक है। और वही बात है, जो आपकी Pb की कंसंट्रेशन है वो किसके इक्वल रहेगी, 2 टाइम्स ऑफ ब्रोमाइड आयंस की कंसंट्रेशन के ऊपर। इसका जब आयनिक फॉर्म में जब ये ब्रेक करता है तो इतने ही तो आयंस होंगे। एक PbBr2 मॉलिक्यूल जब आयनाइज होगा तो 1 मोल ऑफ Pb2+ कैटायंस देगा, 2 मोल ऑफ ब्रोमाइड आयंस देंगे, ठीक है। तो रिएक्शन के हर टाइम पे ये कंसंट्रेशन सेम रहेगी, कंसंट्रेशन नहीं बदलेगी, ठीक है। एनोड पे ये चेंज हुआ, कैथोड पे ये चेंज हुआ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे इस रिएक्शन में, ठीक है। और Pb की कंसंट्रेशन Br2 की कंसंट्रेशन के ट्वाइस ऑफ ब्रोमाइड आयन की कंसंट्रेशन के इक्वल रहेगी, ठीक है। ऐसा रहेगा, ठीक। ऐसे ही हम किसी का भी कर सकते हैं, आप खुद से ट्राई कर सकते हो, मोल्टन AlCl3 या और भी कुछ MgCl2, सेम रहेगा इन द सेम मैनर, ठीक है, एकदम सिमिलर जाएगा। इसके बाद हम अपना सेकंड केस देखते हैं कि हमारा सेकंड केस हम क्या लेंगे कि अगर हम अपना सॉल्ट जो हमने अभी तक मोल्टन स्टेट में लिया था इलेक्ट्रोलाइट, उसको मोल्टन ना लेके अगर हम उसको एक्वस सोल्यूशन ले लें तो क्या होने वाला है, ठीक है। और जो अब तक हमने बातें डिस्कस करी थी, जैसे कि ये जो रिएक्शन मैंने बोला कि कंसंट्रेशन सेम रह रही है, ये मैं क्यों बोल रही हूँ कंसंट्रेशन, क्या कंसंट्रेशन बदलने वाली है, नहीं बदलने वाली है, इस सब को अभी बस हम उसी पे आ रहे हैं। देखो, जब हम मोल्टन लेते हैं, केस नंबर 2 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और अब हम मोल्टन नहीं, क्या लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक। अब हमने यहाँ पे इस सॉल्यूशन के अंदर क्या लेना है, एक्वस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना है, चाहे वो हम NaCl का लें या कुछ भी लें, ठीक है। वे इलेक्ट्रोलाइट इज इन एक्वस स्टेट, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लें। अब देखो, जब हम एक्वस स्टेट में भी लेंगे ना, सेकेंड केस जब हम करेंगे तो इसमें भी ना 2 फैक्ट्स निकल के आएंगे कि जब हमने इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का रेशो क्या था, ठीक है। देखो, अगर हम बोल दें कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है और क्या एक्वस है, ठीक, और एक बोल दें हम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। दोनों केसेस में सिचुएशंस हमारी अलग होने वाली है। एक्वस और कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड में क्या डिफरेंस है। कॉन्सेंट्रेटेड के केस में हम ये मान के चलते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है पानी की कंसंट्रेशन से, isn't it? और अगर हम डाइल्यूटेड ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, वाटर हमारा काफ़ी ज़्यादा है किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन से, ठीक है। इस वजह से रिएक्शंस चेंज हो जाएगी। ये जो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है इसकी कहानी बदल जाएगी। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो वाटर है
दैट इज इवन आयनिक, वो भी तो एक पोलर कंपाउंड है, वो भी तो अपने आयंस की फॉर्म में रहता है। और सोल्यूशन के अंदर अगर इतने सारे आयंस हैं, ठीक है, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया उसके भी आयंस हैं, हमने जो सॉल्वेंट यूज़ किया उसके भी आयंस हैं, तो सोल्यूशन के अंदर कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब कितना कंपटीशन बढ़ेगा वो कंसंट्रेशन पे ही तो डिपेंड करेगा ना, तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा, डाइल्यूटेड सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो जब हम सेकेंड केस पे आते हैं कि हमने अभी एक्वस सॉल्यूशंस लेने हैं, तो सॉल्यूशन के अंदर कई तरीके के कंपटीशन बढ़ जाते हैं कि जो सॉल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा है, ठीक या कम है, अगर है तो किसके बीच कितना कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी केस पे जाने से पहले, इसके सब केसेस पे जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जब हमारा एक्वस सोल्यूशन हो जाता है तब क्या बदल जाता है। देखो हमने ये मेटल का इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन तो लिया ही है, ठीक है, तो ये किस में ब्रेक करता है, M+ और X- में, इन आयंस में मिलता है सोल्यूशन के अंदर। और दूसरी चीज़ हमने वाटर तो लिया ही है और ये भी अपनी आयनिक फॉर्म आयंस में एग्जिस्ट करता है, ठीक। अब पहले मोल्टन के केस में क्या था कि सिर्फ ये 2 आयन थे, ठीक है। अब सॉल्यूशन के अंदर ये 4 आयंस है और ये 4 आयंस क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे हम वही स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला केस देख लेते हैं कि अपना कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का केस है। लेकिन अगर आपको कभी भी क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, और उसमें अगर आपको कुछ कंसंट्रेशन ना बोली जाए, ऐसे बोले जाए एक्वस सोल्यूशन है, तो उसमें आप कॉन्सेंट्रेटेड का केस लेके चलोगे, हम ये वाली केस स्टडी अप्लाई करेंगे, ये वाली नहीं। डाइल्यूटेड के केस में या एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड के केस में ये बात मेंशन की जाएगी या स्पेसिफाई की जाएगी कि सोल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है, इसलिए ये हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ इसलिए सोल्यूशन के अंदर रिएक्शन कुछ चेंज करेगी, एनोड के अंदर भी रिएक्शन चेंज करेगी, कैथोड के अंदर भी रिएक्शन चेंज करेगी, और जो रिएक्ट कर जाएंगे इनमें से सोचो, कोई एनोड पे रिएक्ट करेगा, कोई कैथोड पे रिएक्ट करेगा, और जो रिएक्ट कर जाएंगे उनकी तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और जो रिएक्ट नहीं करेंगे वो सोल्यूशन के अंदर अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे। और अगर सोल्यूशन के अंदर उनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, अभी हम ये सब स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो केस नंबर 2 के अंदर हम अपना पहला केस स्टडी करते हैं कि जब हमारा सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक हमने लिया है वो हमने कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लिया है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन, ठीक। तो फिर से ले लेते हैं कि हमने NaCl का एक्वस सोल्यूशन लिया है कॉन्सेंट्रेटेड। अगर कॉन्सेंट्रेटेड ना भी बोला गया है तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको उसको कॉन्सेंट्रेटेड मान के चलना है और तभी उसके बाद सारी स्टडी करनी है, ठीक। तो वही अगर आपके सोल्यूशन के अंदर NaCl है और पानी है तो आयनाइजेशन किस तरीके से होगा, NaCl, ठीक है, दूसरा वाटर, अब देखो एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, ठीक है। अब सॉल्यूशन के अंदर ये 4 आयंस हैं, ठीक। एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, तो एनोड के ऊपर नेगेटिवली चार्ज आयन भागे जाएंगे। वो कौन से हैं, क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। ये दोनों किसके पास जाएंगे, एनोड के पास, ठीक है। और ये दोनों किसके पास जाएंगे, कैथोड के पास, ठीक है। अब एनोड तो इन दोनों में से एक को रिएक्ट करा सकता है, किसको कराएगा, कैथोड भी इन दोनों में से एक को ही रिएक्ट करा सकता है, किसको कराएगा। दिस इज द डिफरेंस। मोल्टन में ऐसा कोई कंपटीशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन आ गया, ठीक है। ये जो कंपटीशन आएगा और उस कंपटीशन में हम किसको प्रेफरेंस देंगे, ठीक है, इस प्रेफरेंस को हम अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से सॉल्व करेंगे कि हमने किसको प्रेफरेंस देनी है, कि किसका रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा, वो किस प्रायोरिटी में होगा। ये प्रायोरिटी डिसाइड करती है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक। क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, जिसका SRP ज़्यादा है, उसका रिडक्शन होगा ही होगा। जैसे कि सपोज ये 2 आयन है, ठीक, ये दोनों कैथोड पे जाने हैं, इन दोनों में से SRP किसका ज़्यादा है, उसका तो रिडक्शन होगा ही होगा, दूसरे का रह जाएगा। इन दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इन दोनों में से SRP किसका कम है, उसका ऑक्सीडेशन होगा ही होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जो इतना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में जिन का हमें यूज में आता है, मैं उनका SRP ऑर्डर मेंशन कर देती हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेंशन कर रही हूँ, देखो। और उसी हिसाब से हम उनको डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से हो सकते हैं। एकदम उधर लिख देती हूँ, देखो, लिथियम मेटल,
उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, ये इंक्रीज कर रहा है हमारा एसआरपी, ठीक है। लिथियम का सबसे नेगेटिव होता है ना, सबसे कम होता है, ठीक। उसके बाद सोडियम, ठीक। उसके बाद जो जो हमारे इलेक्ट्रोलिसिस में काम आते हैं मेजरली उन्हीं को लिख रही हूँ, हर किसी को नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। मैग्नीशियम 2+, एल्यूमिनियम 3+, ठीक, जिंक, आयरन, फिर आ जाता है हमारा हाइड्रोजन बनता है ना यहाँ पे, और इसका कितना एसआरपी होता है 0, ठीक है। उसके बाद कॉपर 2 पॉजिटिव, उसके बाद Ag पॉजिटिव, इसके बाद हम अपने थोड़े से एनायंस देखेंगे, ठीक। ठीक है, ये हमारा एक अलग से, इसको आप लोग नोट कर लेना, ये सीक्वेंस चलेगा। और ये सीक्वेंस क्या है, धीरे 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 जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं एसआरपी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक। इन्हीं के बिहाफ पे हम कंपेयर करेंगे कि एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा। अब एनोड पे हमारे पास 2 आयन अट्रैक्ट होके आए हैं, ठीक है। कौन कौन से आए हैं, क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। अब इन दोनों में से एनोड पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन के लिए जिसका एसआरपी लोअर होगा, ठीक है, लिख लो लोअर एसआरपी। इन दोनों में से जिस आयन का एसआरपी लोअर होगा वो रिएक्शन करेगी, ठीक है। अब देखो आप क्लोराइड आयन और में से हाइड्रोक्साइड आयन में से किसका एसआरपी कम है, इसका, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, नीचे तो बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्लोराइड का ज्यादा है, अगर क्लोराइड का ज्यादा है तो यहाँ पे कौन सा किस एनायन का ऑक्सीडेशन होगा, क्लोराइड आयन का प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन होगा, या हम बोल सकते हैं प्रेफरेंशियबली रिएक्शन किसकी हो रही है, क्लोराइड आयन की हो रही है, ठीक है। तो प्रेफरेंशियल रिएक्शन क्लोराइड की हो रही है, प्लस इलेक्ट्रॉन ट्वाइस कर देंगे ताकि ये Cl2 बन जाए। ये फाइनल रिएक्शन तो यही होंगे, इसलिए मैंने लिखा, ठीक है। तो प्रेफरेंशियल एनोड के ऊपर देखो, अभी तक तो किसी को कोई प्रायोरिटी नहीं दी गई थी, लेकिन अभी प्रायोरिटी दी गई है उनके एसआरपीस के बिहाफ पे। उनकी ऑक्सीडेशन किसका ज़्यादा प्रोन होगा, जिसका एसआरपी लोअर होगा। और इन दोनों में से किसका एसआरपी लोअर था, क्लोराइड आयन का, तो ऑब्वियसली क्लोराइड आयन का हम ऑक्सीडेशन कर देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और ये जो ऑक्सीडेशन हुआ, ये प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन हुआ, या एनोड पे जो हमारी जो ये गैस डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है, ये क्या हो गया, एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, ठीक है। क्लोराइड आयन यहाँ पे प्रेफरेंशियबली डिस्चार्ज हो रहा है हाइड्रोक्साइड आयन के कंपैरेटिवली, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है इससे, ठीक है। इसीलिए देखो रिडक्शन पोटेंशियल कम है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। इसको प्रायोरिटी हमने दी, ये हमने कहाँ से, अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही दी है। अब आ जाते हैं हमारे कैथोड पे। कैथोड पे देखो, कैथोड पे क्योंकि कैथोड हमारा नेगेटिवली चार्ज है, तो उस पे कौन कौन से 2 आयन आ रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज थे, और सोल्यूशन के अंदर कौन कौन से थे, सोडियम और H+। अब इनमें से जिसका एसआरपी ज्यादा होगा उसकी रिएक्शन होगी, है ना। अपने गैल्वेनिक सेल में हम ऐसे ही करते थे ना कि अगर हमने एक फिजिबल गैल्वेनिक सेल बनाना है तो लोअर एसआरपी को एनोड बनाएंगे, हायर एसआरपी को कैथोड बनाएंगे। तो यहाँ पे भी लोअर, अगर कंपटीशन है आयंस के बीच में, तो जिसकी एसआरपी वैल्यू लोअर होगी उसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसकी एसआरपी वैल्यू ज़्यादा होगी उसका रिडक्शन होगा। अब इन दोनों में कंपेयर कर लो कि किसकी एसआरपी वैल्यू ज़्यादा है। देखो सोडियम कहीं यहाँ पे है और हाइड्रोजन यहाँ पे है, सोडियम का नेगेटिव एसआरपी है, इसका 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम की रिएक्शन नहीं होने वाली है, यहाँ पे कौन रिएक्ट करेगा, हमारा हाइड्राइड आयन, और क्या बनने वाला है, रिडक्शन होगा इसका। अगर हम इसको 2 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तो हमें पता चल गया कि एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, और वो रिएक्शन किसकी हेल्प से हो रही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है कि किसकी रिएक्शन होनी है। इजी है, हम कंपेयर कर लेंगे। इससे ज़्यादा आयंस
मेंशन नहीं करता है, अगर वो मेंशन करता है तो फिर SIP वैल्यू को प्रोवाइड करा देता है कि इनकी SRPs इतना इतना है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, तो बेसिक फैक्ट आपको क्या दिमाग में रखना है कि अगर एनोड में रिएक्शन होनी है तो जिसका SRP लोअर है उसकी रिएक्शन होगी, चाहे सोल्यूशन के अंदर कितने भी आयंस हैं, चाहे सोल्यूशन के अंदर कितने भी एनायंस होते, जो एनोड पे आएंगे उनमें से जिनका SRP लोवेस्ट होगा उसकी रिएक्शन होगी एनोड के ऊपर। कैथोड के ऊपर जिसका SRP हायर होगा उसकी रिएक्शन होगी। इतने आप याद रख सकते हैं। बाकी अगर आपको दिए जाएंगे, अगर दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, तो आपको उनका SRP रिस्पेक्टिव वैल्यू बताया जाएगा। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि कैथोड पे क्या रिएक्शन हुई, एनोड पे क्या रिएक्शन हुई। ठीक, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, हमारी H2 गैस लिबरेट हो रही है, एनोड पे क्या हो रही है, हमारी Cl2 गैस लिबरेट हो रही है। तो हमारी ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाएगी, हमारी ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन कुछ ऐसे होने वाली है, H2 गैस प्लस क्लोराइड गैस। ठीक, तो अगर हम इसको लिखें रिएक्शन को तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं। सॉल्यूशन के अंदर आप NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करने लगे थे, एक्वस NaCl का। ठीक, और जो एक कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन होगी वो ये होगी। ठीक है, तो अगर एनोड पे 1 मोल ऑफ H2 गैस रिलीज होती है, या कैथोड पे, सॉरी एनोड पे तो हमारी क्लोराइड गैस, या कैथोड पे 1 मोल ऑफ H2 गैस रिलीज होती है, लिबरेट होती है। ठीक है, तो कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, अभी तक मैं ये बताना भूल गई थी, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम 2 फेरेडे चार्ज भी बोल सकते हैं, है ना। 1 फेरेडे क्या है, 1 फेरेडे इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी वैल्यू क्या होती है, 96500 कूलम। ठीक है, तो अगर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो कितना चार्ज चाहिए होगा, इतने कूलम चार्ज चाहिए होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब ये तो थी एनोड कैथोड की बात, रिएक्शन की बात। अब ये जो सोल्यूशन है इसको भी तो देखो, सोल्यूशन के अंदर आयंस की कंसंट्रेशन कम ज़्यादा हुई है, अब इक्वल नहीं है। अब 4 आयंस थे जिसमें से 2 आयंस कंज्यूम हो गए, लेकिन 2 तो रह गए, और जो 2 रह गए वो क्या है, देखो आपने NaCl लिया था। ठीक है, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 Na की कंसंट्रेशन और क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन इक्वल थी। ऐसे ही H प्लस की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन इक्वल थी। ठीक है, लेकिन जब ये रिएक्शन हुई उसके बाद तो ये इक्वल नहीं रहेगी, क्योंकि क्लोराइड तो कंज्यूम हो गया एनोड के ऊपर। ये अब ये भी जो हाइड्राइड आयन है हमारा, ये भी कंज्यूम हो गया। तो क्या हुआ, इस सोल्यूशन के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ गई और OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ गई। अब देखो सोल्यूशन के अंदर Na प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ गई और OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ गई। ठीक है, अगर OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो इस सोल्यूशन का pH हम कह सकते हैं कि इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक बात और पता चली। अब पिछले केस में नहीं हुआ था, पिछले केस में दैट वाज कांस्टेंट, जितना था उतना ही था, नंबर ऑफ आयन सेम कंज्यूम हुए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा सोल्यूशन का pH है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और दूसरी चीज आप देख रहे हो, अब सोल्यूशन के अंदर क्या रह गया, अगर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो सोल्यूशन के अंदर क्या रह गया, NaOH। ठीक है, और अगर NaOH रह गया तो इसका मतलब क्या था कि अगर हम 1 मोल NaCl का सोल्यूशन ले, एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम करें तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, NaOH। ठीक है, और ये जो NaOH है, ये जो इसमें इसके सोल्यूशन में हमारे पास मिलेगा, क्योंकि हाइड्राइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा
हाइड्रोक्सी आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए सोल्यूशन आपको बेसिक लगेगा। और ये जो NaOH हमें मिला है, ये क्या मिला है, हमें एज ए प्रोडक्ट मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको इंडस्ट्रियल लेवल पे NaOH बनाना हो तो हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ इंडस्ट्रियल लेवल पे यही मेथड यूज़ होता है, जब भी NaOH बनाना होता है इंडस्ट्रियल लेवल पे ये मेथड यूज़ किया जाता है। आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे हुआ, ठीक है। और अब ये तो थी आपके कॉन्सेंट्रेटेड का केस, ठीक है। काफ़ी चीज़ें बदली हैं। क्या क्या बदला है आपका? बदला है सोल्यूशन का pH बदल गया, सोल्यूशन का जो अंदर प्रोडक्ट था वो बदल गया, कैथोड एनोड पे कंपटीशन बढ़ गया, इसलिए हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होगा, ठीक है। एनोड के ऊपर क्लोराइड गैस डिस्चार्ज हो रही है, कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है। तो ये सब था आपके इस बारे में कि आपका सोल्यूशन के अंदर क्या क्या चेंजेस आए और कैथोड एनोड पे क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। और इसी मेथड के थ्रू हम अपना NaOH बना सकते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे बनता है, इसी मेथड से बनता है, ठीक है। तो ये था जब हमारा सोल्यूशन काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है। लेकिन अब अगर हम केस लें कि हमारा सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूटेड है, देखो रिएक्शंस बस बदलने वाली हैं अब, और वो हम देखेंगे कि क्यों बदलेगी, ठीक। अब हम अपना सेकंड केस देखने वाले हैं। कि सेकंड केस क्या होगा, ठीक। देखो जो हमारा SRP है वो स्टैंडर्ड कंडीशन की बात है, ठीक। जब कंसंट्रेशन हमने इक्वल कंसीडर करी है कि सारे आयंस की कंसंट्रेशन इक्वल है, ठीक। लेकिन जब हम कंसंट्रेशन नहीं इक्वल लेके चल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये सोल्यूशन बहुत ज़्यादा NaCl एक्वस है और ये क्या है, डाइल्यूटेड है, बहुत कम NaCl है सोल्यूशन के अंदर। एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड केस यही होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, सोल्यूशन के अंदर क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों है लेकिन अब हम SRP वैल्यूज़ को नहीं कंपेयर कर सकते क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन इक्वल नहीं है। जब कंसंट्रेशन इक्वल होगी तभी तो हम SRP से डील करेंगे। किसी का SRP ज़्यादा है, फिक्स्ड कंसंट्रेशन है ना, हमने देखो SRP 1 मोलर कंसंट्रेशन के लिए देखा था, लेकिन अभी तो कंसंट्रेशन चेंज हो गई है, ठीक है, कंसंट्रेशन कम हो गई है। इस क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन कम है OH माइनस से, इस सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम है हाइड्राइड आयन से। तो जब नंबर ऑफ आयंस ही कम है तो उनके बीच में कंपटीशन भी कम हो जाएगा, और कंसंट्रेशन कम है उसी वजह से इनका कंपटीशन कम हो जाएगा। अब देखो इनके SRP में डिफरेंस था, लेकिन अब ये SRP डिफरेंस एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा आयंस है। तो अब एनोड पे क्लोराइड आयन की रिएक्शन ना होके, ठीक है, अब हम डाइल्यूटेड केस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब सोल्यूशन के अंदर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसकी चलेगी, और अगर इसकी चलेगी तो एनोड पे इसी की रिएक्शन होगी, ठीक है। और एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, ठीक है। और फिर ये जो OH हमारे पास आया है, ठीक, ये O2 प्लस H2O में कन्वर्ट होगा, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ठीक। अब एनोड के ऊपर आप देख सकते हो ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं O2 को बनाने के लिए, और O2 का कितना मोल बन रहा है, 1 मोल, ठीक है। कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 ही है, ठीक है। और साथ में वाटर भी बन रहा है, ठीक, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, सोडियम की तो कंसंट्रेशन ही कम है, और वैसे भी इसका तो SRP भी कम था, इसकी तो रिएक्शन पहले ही नहीं हो रही थी। तो अब आपके कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी, सेम H2 गैस, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स के थे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डबल हो जाएगा। देखो अब क्या हो गया कि यहाँ पे भी
हाइड्रोक्साइड आयन यूज हुआ है, यहाँ पे भी हाइड्राइड आयन यूज हुआ है हमारे सोल्यूशन के अंदर। NaCl तो यू का यू ही रह गया, ठीक है। तो NaCl इधर कंपटीशन को बढ़ा दे रहा है। देखो एनोड के ऊपर क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों थे, ठीक है। क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में हाइड्रोक्साइड आयन की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है कि मैं जल्दी से जल्दी ज्यादा ऑक्सीडाइज करूं, ठीक है। तो जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, देखो ये अगर आप इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखो तो ये यही तो है, 4OH माइनस क्या दे रहा है, O2 प्लस 2 मोल्स ऑफ H2 गैस, ये भी गैस प्लस 2H2O, यही रिएक्शन हो रही है आपकी। 8, ठीक है, यही रिएक्शन हो रही है आपकी, ठीक। ये क्या है, दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ओनली ना, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस ही हुआ है, लेकिन इसके अंदर क्या आ गया, NaCl आ गया बहुत थोड़े केस में। और थोड़ा सा NaCl डालते ही ना कैथोड एनोड पे रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि उनके बीच में कंपटीशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में अगर आप डाइल्यूट NaCl मतलब बहुत थोड़ा सा NaCl अगर हम डाल देंगे एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन में, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को फास्ट कर देगा, ठीक है। तो पानी के इलेक्ट्रोलिसिस को अगर हमें ज्यादा करना है, ज्यादा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जल्दी जल्दी बनानी है, ठीक है, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा NaCl डाल देंगे। सिर्फ NaCl ही नहीं, ये सेम केस अप्लाई होता अगर आपने HCl एक्वस डाइल्यूटेड डाला होता, ठीक है। अगर ये सोल्यूशन HCl का डाइल्यूटेड सोल्यूशन होता, डाइल्यूट एसिडिक सोल्यूशन होता, तो भी ये एज ए एसिड की एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करता, क्योंकि माइनर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस को बढ़ा दे रही है। क्यों बढ़ा दे रही है, क्योंकि कैथोड एनोड पे कंपटीशन बढ़ गया है, इसलिए, ठीक है। तो दूसरा केस आपका ये था कि जब और अब अगर हम देखें तो क्या रिएक्शन हो रही है ओवरऑल इस इलेक्ट्रोलिसिस के बाद, क्या रिएक्शन हो रही है कि 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gives कितना, 1 मोल ऑफ O2 गैस एंड 2 मोल्स ऑफ H2 गैस। H2 गैस किस पे मिल रही है, एनोड पे, O2 गैस किस पे मिल रही है, कैथोड पे, ठीक। ये ओवरऑल हुआ, ठीक है। तो ये थे हमारे केस 2 के 2 केसेस की जब सोल्यूशन डाइल्यूटेड होगा तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो क्या होगा। डाइल्यूटेड के केस में आपने देख लिया कि क्या हुआ, डाइल्यूटेड के केस में फॉर श्योर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होगा, और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी उसके नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस से फास्ट होगा, क्योंकि NaCl यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है। हम NaCl एक्वस का डाइल्यूटेड का केस ले तभी भी सेम रहेगा, HCl के केस में भी सेम रहेगा, ठीक है। और अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड का केस लेते हैं, ठीक है, तो सोल्यूशन का जो जितने भी सोल्यूशन के अंदर आयंस हैं उनके अंदर उनके SRP वैल्यूज के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं, ठीक है। किसका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होगा वो सब डिपेंड करता है कि अगर ऑक्सीडेशन होना है तो किसका लोअर SRP है, रिडक्शन होना है तो हायर SRP है, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड केस जिसके अंदर 2 सब केसेस थे, एक था हमारा A था हमारा कॉन्सेंट्रेटेड, B था हमारा डाइल्यूटेड, ठीक है। तो उसके बाद अब हम चलते हैं, देखो मैंने 4 फैक्टर्स आपको बताए थे कि जो इस इलेक्ट्रोलिसिस को बॉदर करते हैं, ठीक है, जो इस इलेक्ट्रोलिसिस को डिस्टर्ब करते हैं। पहला क्या था कि सोल्यूशन किस इलेक्ट्रोलाइट का है, ऑब्वियसली अगर सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइट चेंज हो जाएगा तो रिएक्शन चेंज हो जाएगी। दूसरी चीज कि वो मोल्टन है या एक्वस है, ठीक है, मोल्टन का केस हमने पढ़ लिया, एक्वस का केस हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, हम इलेक्ट्रोड्स को छेड़ते हैं, ठीक है। अभी तक हमने इलेक्ट्रोड्स को नहीं छेड़ा, हम इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते आए थे। अगर हम एक्टिव इलेक्ट्रोड्स लें तो क्या होगा, अब देखो इनर्ट और एक्टिव में क्या डिफरेंस है, वही जो आपने गैल्वेनिक सेल्स में पढ़ा था कि इसको मैं हटा देती हूँ, अपना थर्ड केस स्टडी करेंगे। अब हम थर्ड केस क्या है कि हमारे इलेक्ट्रोड्स अभी इनर्ट नहीं है, अब हमारा इलेक्ट्रोलाइट भी एक्टिव हो गया है, उसको भी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, उसको भी कंपटीशन बढ़ाना है। और जब जनरली अगर इलेक्ट्रोड आ जाता है, इलेक्ट्रोड के पार्टिसिपेट करते ही सारी रिएक्शन रुक जाएंगी, प्रेफरेंस किसको मिलेगा, इलेक्ट्रोड को मिलेगा, ठीक। वो हम देखेंगे क्यों, टेक्निकली देखेंगे क्यों, ऐसे अभी तो मैं बस बता रही हूँ कि मिलेगा। देखिए तो हमारे जो
दो हो जाते हैं, एक हो गया इनर्ट, दूसरा क्या है हमारा एक्टिव। गैल्वेनिक सेल से समझते हैं एक्टिव कौन से थे, इनर्ट कौन से थे। देखो हमने डेनियल सेल पढ़ा, उसके अंदर हमने एक कॉपर रोड ली थी, एक जिंक रोड ली थी, ठीक है। और कॉपर की रोड क्या हो रहा था, उसका साइज रिड्यूस हो रहा था, जिंक रोड पे क्या हो रहा था और कॉपर अकम्युलेट हो रहा था, ठीक है। तो दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन जब हमने हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड पढ़ा तो उसमें हमने क्या देखा था, हाइड्रोजन रिएक्शन तो हाइड्रोजन की हो रही है, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रोड था वो किसका था, पीटी मेटल का, क्योंकि वो खुद रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि उसका पार्टिसिपेशन नहीं होता। एक्टिव इलेक्ट्रोड का पार्टिसिपेशन होता है, वो रिएक्शन के अंदर खुद पार्टिसिपेट करता है। और अभी हम पढ़ेंगे अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, तो फिर से प्रेफरेंशियल ऑर्डर बदलेंगे और मैक्सिमम केसेस में अगर इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसी को प्रायोरिटी मिलती है। कैथोड पे भी उसी की रिएक्शन होगी, एनोड पे भी उसी की रिएक्शन होगी, ठीक है। और वो हमें किस तरीके से यूजफुल होते हैं वो देखेंगे। देखो अब तक हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया, अब आ जाते हैं हम एक्टिव इलेक्ट्रोड पे। अब ना हम इसको इनर्ट नहीं छोड़ रहे हैं, अब हम करेंगे अपने इलेक्ट्रोड को एक्टिव। तो ये हमारा क्या हो गया, तीसरा केस होगा। और इसमें हमने क्या पढ़ना है, केस 3, व्हेन द इलेक्ट्रोड्स आर एक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। और अब क्या है, ये ना इनर्ट नहीं है, अब ये एक्टिव है। देखो कैसे एक्टिव है, हमने सपोज ये कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया, ये भी कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया, और ये जो हमने सोल्यूशन लिया है इसको हम एक्वस सोल्यूशन लेंगे। कुछ नहीं बोल रहे हैं तो मतलब ठीक ठाक अच्छी कंसंट्रेशन है, ठीक है। और ये जो हमने सोल्यूशन लिया ये हमने कॉपर सल्फेट का ले लिया, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन। अब हमने ये स्टडी करनी है कि अगर हमारा कुछ इस तरीके का सेटअप हो जाता है तो क्या रिएक्शंस होंगी, ठीक। अब देखो वही बात है, एनोड कैथोड पे वही आयन्स अट्रैक्ट होंगे। अगर एनोड है तो हमारा नेगेटिवली चार्ज आयन को अट्रैक्ट करेगा, कैथोड है तो पॉजिटिवली, रिएक्शन सब सेम होगी। लेकिन किस तरीके से कहानी बदलती है वो देखते हैं, एनोड की और कैथोड की, ठीक है। एनोड के अंदर क्या है, ठीक, कौन कौन से आयन है सोल्यूशन के अंदर, वही एक्वस सोल्यूशन है तो किस किस तरीके की आयनाइजेशन हो रही है, कॉपर 2+ प्लस SO4 2-, ठीक है। दूसरा पानी का आयनाइजेशन हो रहा है, H+ OH-, ठीक है। ये सारे आयन्स प्रेजेंट है। और क्या है, एक्टिव मेटल भी प्रेजेंट है, ठीक है, मेटल भी तो एक्टिव है। और एनोड पे कौन सी मेटल प्रेजेंट है, कॉपर ही हमने बोली है, कॉपर सॉलिड, ठीक है। तो एनोड में हमारे क्या क्या आएंगे, एनायंस आएंगे, SO4 2- हाइड्राइड आयन, और कॉपर सॉलिड तो प्रेजेंट है ही इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है। अब कंपटीशन और बढ़ गया, स्टेप बाय स्टेप हमारा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा और बढ़ गया, सॉल्यूशन के अंदर ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। अब देखो जिसका SRP लोअर होगा वही लगाना हमने प्रेफरेंस, जिसका SRP लोअर होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो हमने क्या देखना है, लोअर SRP। इन तीनों में से सबसे कम SRP किसका है, देखो फ्लोराइड आयन का सबसे ज्यादा, देन इज SO4 2-, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही हम जा रहे हैं, ठीक। तो हमारे पास क्या है, SO4 2-, SO4 2- का तो सबसे ज्यादा है। उसके बाद हाइड्रोक्साइड आयन, इसका भी बहुत ज्यादा है। फिर क्या है, कॉपर मेटल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका सबसे लोअर SRP है, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, इसका। तो क्या रिएक्शन होगी, कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, ऑक्सीडेशन इसका होगा इन तीनों में से। कैथोड पे क्या क्या है, देखो अब जब ऑक्सीडेशन हो चुका, देखो
ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ये चीज़ लिखी थी कि एनोड हाफ रिएक्शन को पहले लिखेंगे, वो मैंने स्पेसिफिकली इसी केस के लिए मेंशन किया था कि जब एनोड हाफ रिएक्शन हो जाएगी तब सोल्यूशन के अंदर आयंस बदल गए। अब सोल्यूशन के अंदर कौन कौन से आयन है, इसीलिए इसको पहले लिखेंगे कॉपर 2+, ठीक है। अब तक जब एनोड पे रिएक्शन होती आ रही थी, एक गैस बनती आ रही थी, डिस्चार्ज होके आयंस नहीं बन रहा था। अब क्या बना है, एक आयन। अब ये भी आयन के, ये आयन भी सोल्यूशन के अंदर कंपटीशन बढ़ाएगा। और कौन से कैटायंस हैं, H+, ठीक है, और कॉपर 2+ तो है ही, क्योंकि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, ठीक है। तो ये दोनों आयन हैं, इन दोनों में से जिसका SRP ज़्यादा होगा उसी की रिएक्शन होगी। अब सपोज आप कंपेयर कर सकते हो कि दोनों में SRP किसका ज़्यादा है, कॉपर 2+ का। तो सिंपली यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी, कॉपर 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर सॉलिड दे रहा है, और ये कहाँ जाके डिपॉजिट होगा, कॉपर के ऊपर, सॉरी कैथोड के ऊपर। और ये क्या था, एनोड का कॉपर था जो सोल्यूशन में मिक्स होता जा रहा है, और ये क्या है, कैथोड पे डिपॉजिट होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ का कॉपर इधर आ रहा है। देखो अगर आपका ये सोल्यूशन, अगर यहाँ पे कॉपर सल्फेट ना हो के किसी और भी मेटल का होता, जिससे कि आप लगा लो NaCl ही लगा लो, ठीक है। चलो उसको बाद में करेंगे, पर पहले इसी को कर लेते हैं, ठीक ठीक। तो अब क्या क्या रिएक्शन हुई, एनोड का जो एक्टिव मेटल का जो इलेक्ट्रोड था उसका साइज रिड्यूस हो रहा है, और वो धीरे धीरे किस पे जाके डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड के ऊपर, ठीक है। तो एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, ये, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, ये, ठीक है। तो अगर हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो कॉपर जो एनोड पे था, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड कैथोड में। यही तो ओवरऑल रिएक्शन, जो एनोड का कॉपर था वही जा रहा है इसके ऊपर, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, मेटल प्योरिफिकेशंस में, कि अगर हम यहाँ पे एनोड पे, ठीक है, अगर हम मेटल रिफाइनिंग की बात करें, उसके अंदर हमने क्या करना है, अगर मेटल रिफाइनिंग करनी है हमने, ठीक है, तो अगर एनोड को हम इम्प्योर मेटल का ले लें, जैसे हमने लगा लिया इम्प्योर कॉपर ही ले लिया हमने, ठीक है, और कैथोड को हम प्योर ले लें, ठीक है, ठीक। तो यहाँ इम्प्योर से जो इम्प्योरिटीज है वो इस सोल्यूशन में मिक्स हो जाएगी, और ये जो हमारा कॉपर है वो डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर, और हमें क्या मिलेगी, एक प्योर कॉपर मेटल मिलेगी कैथोड के ऊपर, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को यूज किया जाता है मेटल रिफाइनिंग में। ये Ag, कॉपर, इन सभी मेटल की रिफाइनिंग में यूज कर सकते हैं, पर ध्यान दिया जाता है कि सोल्यूशन के अंदर ये जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं ये कुछ ऐसा ना हो कि SRP वैल्यूज को डिस्टर्ब करे। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन उसी हिसाब से डिजाइन किया जाता है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे एक केस में आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में करा देती हूँ कि अगर हमारे पास कॉपर सल्फेट नहीं है, NaCl का सोल्यूशन है, तो क्या होगा, एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपटीशन में कौन सा होगा, क्लोराइड आयन भी होगा, ठीक, क्लोराइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन और कॉपर। लेकिन सबसे कम SRP कॉपर का ही है, इसीलिए इसी का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे अब क्या हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, ठीक है। अभी भी रिएक्शन इसी की हो रही है। अगर आप यहाँ पे आ जाओ, अब सोल्यूशन के अंदर कॉपर 2+ आयन है, हाइड्राइड आयन है और सोडियम आयन है। अगर हम अब SRP कंपेयर करें तो किसका सबसे ज़्यादा है, इसी का SRP सबसे ज़्यादा है, इसी की रिएक्शन होगी। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जब एक्टिव इलेक्ट्रोड आ जाता है, ठीक है, तो मोर और लेस कंडीशंस में मैक्सिमम जो होगा वो इलेक्ट्रोड पे जो मेटल आपने ली है उसी की रिएक्शन होगी, और इसीलिए इसको रिफाइनिंग प्रोसेस में काम किया जाता है, ठीक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
जितनी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके हिसाब से चेंज हो जाएंगे। सपोज यहाँ पे Ag होता तो 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता। ठीक, अब देखो एनोड पे हमने इम्प्योर मेटल लिया, कैथोड पे हमने प्योर मेटल लिया, और यही इम्प्योर मेटल अपने मेटल्स को कैथोड पे डिपॉजिट करता जा रहा है और हमें प्योर मेटल मिलती जाएगी। और इस प्रोसेस को हम मेटल रिफाइनिंग में यूज करते हैं। जब हम मेटल रिफाइनिंग में यूज करते हैं तो जो एनोड बनाते हैं वो इम्प्योर मेटल का बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं वो प्योर मेटल का बनाते हैं। ठीक है, अब एक इसका रिवर्स प्रोसेस भी करते हैं, जैसे कि जितने भी हम ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, ठीक है, उनके ऊपर एक कलरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं ना, जैसे कि आयरन की रस्टिंग को बचाना है या किसी सिल्वर मेटल पे आपको गोल्ड की प्लेटिंग करनी है, तो आप कैसे करोगे? ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस होता है वो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है इसका। उसमें क्या करेंगे, जो एनोड होगा उसको प्योर मेटल का लेंगे और जो कैथोड होगा वो जो दूसरी मेटल इम्प्योर है उसको लेंगे। और कैसे होगी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, देखो समझो, देखो ये जो एनोड था ये हमने प्योर गोल्ड का ले लिया, और ये जो कैथोड हमने लिया, ठीक है, इसको सिल्वर मिक्स करके कुछ गोल्ड का जो भी मेटल है उसका ले लिया। ठीक है, अब यहां से गोल्ड जाएगा, इसके ऊपर डिपॉजिट होगा और क्या प्लेटिंग करता जाएगा, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है तो जो हमारा एनोड कैथोड होता है, वो एनोड होगा प्योर मेटल होगा, जो कैथोड होगा वो इम्प्योर मेटल होगा, और जो हमारा मेटल रिफाइनिंग प्रोसेस होगा उसके अंदर हमारा एनोड कैथोड चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अभी हम इतना करते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी सारी प्रॉब्लम्स करेंगे और हमारा जो प्रॉब्लम के बिहाफ पे जो एक आधा केस बच गया है उसको डिस्कस करेंगे, और ये देखेंगे कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में से किस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा ये लेक्चर, लेकिन इससे नेक्स्ट लेक्चर भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा, क्योंकि वो बताएगा कि किस तरीके के सवाल आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, और अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक यू।